अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक विच इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आज इस लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो है क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो डाटा की क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है, टेबुलेशन किस तरह से की जाती है और डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाई जाती है और ये क्या होती है, ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है? The number of observation is usually large in the collected data. It is difficult to work on the observation which are called the raw data. So before we apply any statistical tool on the data observation, we put into some condensed form so that the statistical work becomes simple. This is called presentation of data. So presentation of data क्या है कि हमारे पास जो भी डाटा आता है वो एक प्रेजेंटेबल हालत में नहीं होता, वो एक रॉ फॉर्म में होता है जिसको हम देख के कुछ भी ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, कुछ भी डिस्क्राइब नहीं कर पाते, कुछ भी हम उससे एनालाइज नहीं कर पाते। सो जब हम अपने डाटा को एक ऐसी फॉर्म में लेके आते हैं जिसके लिए हमें कुछ स्टैटिस्टिकल वर्क या स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं उस पर, सो वो डाटा की जो एक फॉर्म बन जाती है या वो जो डाटा पे हम वर्क करते हैं वो कहलाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है? क्लासिफिकेशन, कि हम डाटा को क्लासिफाई करें। द सेकेंड वन इज़ टेबुलेशन एंड द थर्ड वन इज़ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। सो डाटा की जो प्रेजेंटेशन है वो तीन तरह से होती है, एक क्लासिफिकेशन के थ्रू, द सेकेंड इज़ टेबुलेशन यानी कि उसको टेबल के फॉर्म में लेके आए, एंड द थर्ड वन इज़ ग्राफिक प्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफिकली ग्राफ्स एंड चार्ट्स के थ्रू हम अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं। क्लासिफिकेशन, the process of grouping a large number of individual facts or observation on the basis of similarity among the items is called classification. So classification क्या है कि बेसिकली हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं इन ग्रुप्स या क्लासेस, और किस बेस पे हम उनको डिवाइड करते हैं ग्रुप्स या क्लासेस में? किसी भी सिमिलैरिटी की बेस पे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइप का डाटा या एक टाइप के आइटम्स जो हैं वो आपने उसका एक ग्रुप बना लिया, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट ग्रुप बना लिया। अब ये डिपेंड करता है, सिमिलैरिटी डिपेंड करती है हमारे इंटरेस्ट पे कि हमारी स्टडी क्या है, हम रिसर्च क्या करना चाह रहे हैं, उस बेस पे हमारी सिमिलैरिटी डेवलप होती है कि हम सिमिलैरिटी किस चीज़ को कह रहे हैं। सो हम क्या करते हैं कि अपने डाटा को डिवाइड कर देते हैं कुछ क्लासेस या ग्रुप्स में बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटीज़, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। Classification is thus the sorting of data into homogeneous classes or groups according to their being alike or not. So जितने भी classes या groups बनते हैं वो homogeneous होते हैं, क्योंकि हम similarity की बेस पे उनको grouping करते हैं तो definitely हर group homogeneous group होता है, और वो जो हम group करते हैं उसको वो according to their being alike or not, यानी कि जो भी आप आइटम लेंगे अगर तो उस ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसमें ऐड हो जाएगा, अगर वो नहीं उससे कर रहा बिलोंग, उसकी उस ग्रुप से सिमिलैरिटी नहीं आ रही तो वो किसी और ग्रुप में ऐड हो जाएगा। नाउ द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, when the data are sorted according to one criteria only, it is called simple classification or one-way classification. अगर हम अपने डाटा को डिवाइड कर रहे हैं या ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं या क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं और वो जो क्राइटेरिया हमने रखा है डिवीज़न का वो सिर्फ कोई एक क्राइटेरिया है, तो हम ऐसी क्लासिफिकेशन को कहते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन या वन वे क्लासिफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक क्राइटेरिया हमने रखा विच इज़ लिटरेसी। अब कुछ लोग उसमें ऐड होंगे, किस तरह से दो ग्रुप्स बन जाएंगे हमारे पास,
एक ग्रुप होगा लिटरेट का और दूसरा ग्रुप होगा हमारे पास इलिटरेट का। सो हमने क्राइटेरिया क्या रखा है, वो एक ही है, वो है लिटरेसी। अब इस लिटरेसी की बेस पे हमारी पॉपुलेशन दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी। जो कि उस पॉपुलेशन में लिटरेट पीपल हैं वो लिटरेट के ग्रुप में आ जाएंगे और दूसरे वाले इलिटरेट ग्रुप में। सम पीपल आर लिटरेट एंड सम आर इलिटरेट। सो इस तरह से हमने वन वे क्लासिफिकेशन कर ली है अपनी पॉपुलेशन की। इसका मतलब ये है कि हमने एक क्राइटेरिया की बेस पे अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया है और इस वक्त उसकी डिवीजन हुई है दो सब ग्रुप्स में, लिटरेट एंड इलिटरेट, और ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। Now the second type of classification is two-way classification. अगर हम अपने डाटा को डिवाइड कर रहे हैं यूजिंग टू क्राइटेरियाज, ठीक है, पहले हमने एक यूज़ किया था, अब अगर हम अपने डाटा को डिवाइड करें क्लासेज या ग्रुप्स में यूजिंग टू क्राइटेरियाज एट अ टाइम, तो ऐसी क्लासिफिकेशन कहलाती है टू वे क्लासिफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी जा रही है कि हमारी जो भी पॉपुलेशन है उसमें एक वेरिएबल या एक हमने क्राइटेरिया ले लिया है इनकम, और उसके दो लेवल्स हैं। यानी इनकम किसकी जो है वो उसको हम किस तरह से फर्दर डिवाइड करेंगे, रिच या पुअर। और सेकंड जो हमने वेरिएबल या क्राइटेरिया लिया है वो एजुकेशन, और उसके भी हमने दो लेवल्स रखे हैं जो कि लिटरेट एंड इलिटरेट। तो अब हमारे पास डाटा जो है वो डिवाइड हो जाएगा 4 क्लासेस में। अब आप देखिए यहाँ पे हमने दो क्राइटेरियाज यूज़ किए हुए हैं। दो क्राइटेरिया क्या है, पहला है इनकम और दूसरा एजुकेशन। यानी कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम इन दोनों क्राइटेरियाज पे एट अ टाइम उनकी सिमिलैरिटी या उनकी डिससिमिलैरिटी को चेक करेंगे। और फर्दर हर जो क्राइटेरिया है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, और ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया है कि ये जो फर्दर डिवीजन है वो दो से ज़्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे इनकम को डिवाइड कर दिया गया सिर्फ दो ग्रुप्स में, रिच एंड पुअर। हम ये भी कर सकते थे कि इनकम की बेस पे हम जो है यूँ भी हम डिवाइड कर लेते, जैसे हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो अगर हम इस तरह से इसकी डिवीजन करते तो ये 3 फर्दर सब क्लासेस बन जाती। लेकिन यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक या हमारी स्टडी के मुताबिक हमने उसको जो डिवीज़न की है, सब डिवीज़न की है, वो है सिर्फ रिच एंड पुअर, सिर्फ दो क्लासेस में। और सेकंड हमारे पास जो वेरिएबल है या हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है एजुकेशन, और उसमें भी हमने दो ही सब डिविजन्स रखी हैं, विच इज़ लिटरेट एंड इलिटरेट। अब देखिए हमारे पास पॉपुलेशन की जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी वो इन चारों क्राइटेरिया पे उसको हम चेक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहली ऑब्जर्वेशन ली, आप चेक करेंगे कि वो रिच है या पुअर है, ठीक है। वो रिच होगी या पुअर, तो उनमें से कोई एक क्राइटेरिया चेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप आएंगे और आप देखेंगे कि एजुकेशन वाइज ये लिटरेट है या इलिटरेट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो पहली ऑब्जर्वेशन आई है वो रिच थी, और जब आपने उसको सेकंड क्राइटेरिया पे चेक किया तो वो लिटरेट भी थी, ठीक है। हो सकता है कोई ऑब्जर्वेशन आए जो कि पहले पे तो पुअर सेलेक्ट हो जाए और सेकंड पे लिटरेट सेलेक्ट हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास इन दो क्राइटेरियाज में और फर्दर दो दो सब डिविजन्स में हमारे पास 4 ग्रुप्स बनेंगे, और वो क्या है, रिच एंड लिटरेट। यानी कि एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है वो रिच भी हो और वो लिटरेट भी हो। सेकंड है कि वो रिच और इलिटरेट हो, यानी कि वो जो ऑब्जर्वेशन या पॉपुलेशन में से जो भी आपने बंदा सेलेक्ट किया है वो रिच भी हो और रिच है लेकिन वो इलिटरेट है। फिर थर्ड हमारी जो ग्रुप बनेगा वो क्या है कि जो बंदा सेलेक्ट हुआ है वो पुअर है बट वो लिटरेट भी है। और फोर्थ ये होगी कि जो सेलेक्ट हुई है आपकी ऑब्जर्वेशन या जिसको आप चेक कर रहे हैं इस वक्त इन क्राइटेरियाज पे, वो पुअर है और वो इलिटरेट भी है। तो इस तरह हमारे पास यूँ 4 ग्रुप्स बन जाएंगे लोगों के। हमने जो सिमिलैरिटी की बेसिस पे जो हमने सब डिविजन्स की हैं उसमें हमारे पास
4 ग्रुप्स आ जाएंगे, यानी कि हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी इस एग्जाम्पल की बेस पे। जो हमने पिछला क्राइटेरिया पढ़ा था वन वे क्लासिफिकेशन, उसमें हमारी पॉपुलेशन 2 में डिवाइड हो गई थी क्योंकि सब डिवीजन 2 थी। अब यहाँ पे जो है वो क्योंकि 2 क्राइटेरियाज हैं और उनके फर्दर 2 आगे सब डिविजन्स हैं, तो हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। A manifold classification or cross classification is made according to several criteria. So यहाँ पे तो हमने वन वे और टू वे की बात की है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा हम क्राइटेरिया यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं और उसको मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन या क्रॉस क्लासिफिकेशन कहते हैं। नाउ द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, किस बेस पे हम करते हैं, हमारा एम क्या होता है। To reduce the large sets of data into an easily understood summary. जो हमारे पास इतना लार्ज स्केल पे डाटा इकट्ठा हो जाता है उसकी एक अच्छी सी एक आसान समरी पेश कर देता है ये क्लासिफिकेशन का मेथड। टू डिस्प्ले द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, इसी तरह जैसे कि हमने कहा कि हम सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी की बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जब हम एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो वो पॉइंट्स भी हमारे सामने डिस्प्ले पे आ जाते हैं। टू सेव मेंटल स्ट्रेन बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डिटेल्स। सो अब हम जब अपने डाटा पे वर्क कर रहे हैं, अपनी स्टडी या अपनी जो इंटरेस्ट है उसकी बेस पे हमने उसकी क्लासिफिकेशन की है, तो इस तरह जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं वो भी एलिमिनेट हो जाती हैं। टू रिफ्लेक्ट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डाटा, इस डाटा के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी सामने आ जाते हैं। टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर कंपैरिजन एंड इन्फेरेंस, सो इन्फेरेंस करना और कंपैरिजन करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है वंस द डाटा इज़ क्लासिफाइड। ओके, अब हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेबुलेशन। टेबुलेशन जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है टेबल से है, तो जब हम अपने डाटा को टेबल की फॉर्म में लेके आते हैं, एक ऑर्गेनाइज टेबल फॉर्म में रोज़ एंड कॉलम्स के साथ, तो वो प्रोसेस सारा कहलाता है टेबुलेशन। आफ्टर कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा, द data are divided into different classes on the basis of the characteristics under study. The classified data, whether it be quantitative or qualitative, is arranged in different rows and columns. This orderly arrangement of data in rows and columns is called tabulation. So यहाँ पे वही डेफिनेशन बताई जा रही है जो कि मैंने आपको आसान अल्फाज में बताई है कि जब हम अपने डाटा को अरेंज कर लेते हैं इन रोज़ एंड कॉलम, चाहे वो क्वांटिटेटिव है डाटा या क्वालिटेटिव है, तो वो कहलाता है प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेबुलेशन। और इसको टेबुलेशन करने से हमें फ़ायदा क्या होता है कि डाटा रेडी फॉर रीडिंग, कि हमारा डाटा जो है वो हम उसको रीड कर सकते हैं। और रीड करने का मतलब ये है कि जब आप डाटा को देख रहे हैं या उसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आप उसके बारे में कुछ समझ सकते हैं। फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग, ये भी वही बात है कि जैसे आप डाटा को टेबुलेशन में या टेबल फॉर्म में देखेंगे तो आपको डाटा को आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। जब डाटा अनग्रुप था या रॉ फॉर्म में था, उस वक्त आप डाटा के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बट वंस इट इज़ क्लासिफाइड और टेबुलेटेड, तब हम उसको देखते ही कुछ अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। एंड फॉर पब्लिकेशन एंड फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क, सो फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा डाटा सबसे पहले एक टेबल फॉर्म में आए, एक ऑर्गेनाइज रोज एंड कॉलम्स की। सो द टाइप्स ऑफ टेबुलेशन, सबसे पहली है वन वे टेबुलेशन। व्हेन द रॉ डाटा क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वन क्राइटेरिया और वन वेरिएबल, तो उस टेबुलेशन को हम कहते हैं वन वे टेबुलेशन। सिमिलरली, जिस तरह हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि अगर एक क्राइटेरिया की बेस पे क्लासिफाई करेंगे तो वन वे क्लासिफिकेशन होगा, और इसी तरह टेबुलेशन में भी अगर आपका क्राइटेरिया एक है तो ऐसी टेबुलेशन को वन वे टेबुलेशन या सिंगल टेबुलेशन कहते हैं। Okay, in one way tabulation, the characteristic or attribute may have two or more than two categories.
वन वे टेबुलेशन हम कर रहे हैं, क्राइटेरिया हमने एक ही रखा है, बट उसकी जो फर्दर कैटेगरीज हैं वो 2 भी हो सकती हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है, इफ़ देर आर 1000 वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री, दे आर डिवाइडेड इनटू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। ओके, हमारे पास एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनकी कुल तादाद है 1000। तो उस फैक्ट्री में 1000 वर्कर्स हैं। अब हमने अपने इन वर्कर्स को डिवाइड करना है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड में। तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या आ गया, स्किल, यानी कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारे जो उस फैक्ट्री में ये 1000 वर्कर्स हैं इनका जो क्राइटेरिया है वो स्किल्ड है। तो अब देखेंगे कुछ स्किल्ड आएंगे इनमें से और कुछ अनस्किल्ड हैं। तो ये वन वे टेबुलेशन किस तरह से है, क्योंकि एक ही जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे रोज़ में जा रहा है। अब उन 1000 में से 60 हमारे पास वो वर्कर्स हैं जो कि स्किल्ड हैं, तो हमने 60 को इस कॉलम में लिख लिया जो कि स्किल्ड वर्कर्स का था, और जो 600 हैं और इन 600 को हमने यहाँ पे लिख लिया जो कि स्किल्ड वर्कर्स हैं। दूसरा हमारे पास जो डिवीज़न हुई हुई है वो है अनस्किल्ड वर्कर्स की, और इसमें आगे बाकी 400। सो आउट ऑफ 1000 इस फैक्ट्री में हमारे पास 600 स्किल्ड वर्कर्स हैं और बाकी 400 अनस्किल्ड हैं। और ये एक टेबल है जिसमें ये फर्स्ट रो है, और इस रो में हमने जो है वो बताया है कि हमने उसको लेबल किया है अपने क्राइटेरिया को। सो क्राइटेरिया हमारे पास क्या था, स्किल, और उसकी बेस पे हमने जो स्किल्ड वर्कर्स थे और दूसरे कॉलम बना लिया अनस्किल्ड का, और यहाँ पे आगे स्किल्ड वर्कर की तादाद और यहाँ पे अनस्किल्ड की, और यहाँ पे आगे जी टोटल वर्कर्स, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 1000 आने चाहिए। ओके, इसी एग्जाम्पल को हम एक डिफरेंट तरह से भी कर सकते हैं। इफ़ द वेरिएबल इज़ इनकम, वी वांट टू नो अबाउट द वेजेस ऑफ वर्कर। अब देखें कि वही फैक्ट्री है और उसी के 1000 वर्कर्स हैं। पहले हमने टेबुलेशन में क्या किया कि वन वे क्राइटेरिया यूज़ किया, और हमारा क्राइटेरिया था स्किल, और हमने स्किल्ड और अनस्किल्ड को अलग अलग कर लिया। अगर हम उन्हीं 1000 वर्कर्स की वेजेस को क्राइटेरिया बना लें और उन वेजेस को हम ग्रुप्स में देखें, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हमने, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्राइटेरिया हमारा क्या है, एक ही है। इस वक्त भी हमारा एक ही क्राइटेरिया है, वो है वेजेस, उनकी इनकम कितनी है, और वही 1000 वर्कर्स हैं फैक्ट्री के। और अब हमने उन वेजेस को डिवाइड किया है इन 6 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 6। 2000 से 2100, देन 2100 से 22,000, 2200, 2300 एंड सो ऑन। अब आप देखें कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स को अब हम डिवाइड करने लगे। वो जो 1000 वर्कर्स थे अब वो सारे के सारे इन 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाएंगे। कितने वर्कर्स हैं कि जिनकी वेजेस 2000 से 2100 है, तो वो हो गए 70। कितने वर्कर्स हैं जो कि 2100 से 2200 ले रहे हैं, कितने हैं जो कि 22 से 23 ले रहे हैं, वो है 250 एंड सो ऑन। और जो 2500 से अबव ले रहे हैं वो है 80। और ये आ गया जी टोटल सम नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो आ गए 1000। अब आप देखें कि ये हमने वन वे टेबुलेशन कर ली है और क्राइटेरिया था हमारे पास वेजेस का। अब ये एक टेबल बन गया है। क्या ये डाटा रीडेबल है? क्या इस डाटा को देख के आप कुछ कह सकते हैं, क्या कुछ समझ सकते हैं? ये है वेजेस और ये है नंबर ऑफ़ वर्कर्स। अब इसको देख के मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स की तादाद है वो ले रही है सैलरी या वेजेस, दिस इज़ 2300 टू 2400। सबसे ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो कितनी तनख्वाह ले रहे हैं, 2300 से 2400 तक। और जो 2500 से अबव तनख्वाह ले रहे हैं वो भी कम है, मतलब मिनिमम है। देखिए ग्रुप में 80 हैं, और जो 2000 से 2100 ले रहे हैं जो कि बहुत ही कम वेजेस हैं वो भी 70, यानी कि 70 और 80 ऑलमोस्ट करीब करीब हैं।
तो सबसे ज़्यादा जो लोग या वर्कर जो तनख्वाह ले रहे हैं वो हैं 23 से 2400 के दरमियान तनख्वाह लेने वाले सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं उस फैक्ट्री के, और इसी तरह 22 से 23 भी काफ़ी हैं, विच इज़ 250. Now the types of tabulation: when the data are classified according to two criteria, the tabulation is called two-way or double tabulation. जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था कि जब दो क्राइटेरिया हो जाते हैं तो टू वे क्लासिफिकेशन हो जाती है, इसी तरह टेबुलेशन में भी जब हम दो क्राइटेरियाज की बेस पे एट अ टाइम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है टू वे और डबल टेबुलेशन. ओके, यहाँ पे वही एग्जांपल है जो कि हमने पहले 2 स्लाइड से हम करते आ रहे हैं कि एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में 1000 वर्कर्स हैं. पहले एग्जांपल में हमने उसको उन सारे वर्कर्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. सेकेंड एग्जांपल में हमने क्राइटेरिया रखा था वेजेस का. अब यहाँ पे हम उन्हीं वर्कर्स के लिए ये दोनों क्राइटेरियाज एट अ टाइम यूज़ करेंगे और उन्हीं 1000 वर्कर्स को हम डिवाइड करेंगे. अब वो दोनों के दोनों क्राइटेरियाज हम एट अ टाइम यहाँ पे यूज़ करें तो आप देखें कि इस एग्जांपल में यहाँ पे हमने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया विच इज़ वेजेस, और ये यहाँ पे हमने सारी की सारी वेजेस और उनके जो सब ग्रुप्स बनाए थे वो हमने यहाँ लिख दिए. दूसरा क्राइटेरिया जो हम एट अ टाइम इस वक्त यूज़ करने लगे हैं फॉर द टेबुलेशन वो है जी स्किल. तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्किल्ड वर्कर्स और ये है नंबर ऑफ़ अनस्किल्ड वर्कर. सो एक क्राइटेरिया आ गया या एक क्राइटेरिया की डिविजन्स हमने रो में कर दी, रो वाइज कर दी. ये फर्स्ट रो में उसकी डिवीज़न हो गई और जो दूसरा क्राइटेरिया उसकी डिविजन्स हमने कॉलम में कर दी. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जितने वर्कर्स हैं ये 40 वो वर्कर्स हैं जो कि वेजेस ले रहे हैं 22,000 से 21,000 के दरमियान, और वो स्किल्ड वर्कर्स हैं. सही. इसी तरह 30 वो वर्कर्स हैं जो कि वेजेस इसी ग्रुप में ले रहे हैं बट वो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं. इसी तरह सेकंड पे आप देखें कि 80 वो वर्कर्स हैं जो कि इस ग्रुप में वेजेस ले रहे हैं बट वो स्किल्ड भी हैं, और 40 ये वो वर्कर्स हैं 40 वर्कर्स हैं जो कि इसी ग्रुप में वेजेस ले रहे हैं लेकिन वो अनस्किल्ड हैं, एंड सो ऑन. और अब आप देखें कि जब आप इसको रो वाइज टोटल करेंगे, यानी कि पहले हम कॉलम वाइज देख लेते हैं नंबर ऑफ़ स्किल्ड वर्कर्स. तो ये सारे वो हैं जो कि नंबर ऑफ़ स्किल्ड वर्कर्स हैं. जब आप इसके इस पूरे कॉलम को टोटल कर लेंगे तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो है टोटल नंबर ऑफ़ स्किल्ड वर्कर्स, यानी कि आपकी पॉपुलेशन जो कि 1000 वर्कर्स की थी उसमें टोटल 600 लोग हैं जो कि स्किल्ड हैं. और यही हमने अपनी पिछले एग्जांपल में भी देखा था कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्किल्ड पीपल कितने आए थे, वो 600 ही आए थे. इसी तरह ये अनस्किल्ड के पूरे कॉलम को अगर आप टोटल कर लें तो ये आ जाएगा 400. तो टोटल नंबर ऑफ़ अनस्किल्ड वर्कर्स इस फैक्ट्री में आ जाएंगे 400. अगर आप देखना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो कि इस ग्रुप में या ये वाली वेजेस की ग्रुप में हैं तो आप इस पूरी रो को ऐड कर दें 40 + 30 तो ये आ जाएगा 70. ये 70 वो लोग हैं जो कि वेजेस ले रहे हैं फ्रॉम 2000 टू 2100 के दरमियान में. सेकंड है हमारे पास वो लोग के जो 2100 टू 2200 के दरमियान वेजेस ले रहे हैं. और अगर आप देखना चाहते हैं कि इस ग्रुप में टोटल कितने लोग आते हैं तो आप इस पूरी रो को ऐड कर दें 80 + 40 विच इज़ 120. सो ये 120 वो लोग हैं जो कि इस जो है वो इस ग्रुप में आ रहे हैं सैलरी की या वेजेस के, एंड सो ऑन. अब यहाँ पे जो हमारा ग्रैंड टोटल है ये है जो टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स, और ये भी टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स आ रहे हैं. अब यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल आना चाहिए वो 1000 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 600 आ गया, यहाँ पे 400 आ गया. जब आप इन दोनों को रो वाइज ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए 1000 और यहाँ पे आ गया 1000. और इस आखिरी कॉलम को
अगर आप ऐड करें 70 प्लस 120 प्लस 250 एंड अप टू प्लस 80, तो ये भी 1000 ही आएगा। यानी कि आप रो वाइज पूरी रो को ऐड कर लें या पूरे कॉलम को ऐड कर लें, यहाँ पे ग्रैंड टोटल 1000 या पूरी पॉपुलेशन का नंबर ही आएगा। When there are three variables or characteristics, the data are put into three-way tabulation. So अगर हम 3 characteristics या 3 criteria पे चले जाएं तो हमारे पास 3-way tabulation हो जाएगी। For example, वही एग्जाम्पल है जिसमें फैक्ट्री के वर्कर्स हैं और उसको हमने 3 क्राइटेरियाज पे डिवाइड कर दिया है। एक तो वेजेस, दूसरा प्रोफेशनल ट्रेनिंग जिसमें हमने कहा कि वो स्किल्ड और अनस्किल्ड है, और तीसरा अब हमने जो वेरिएबल या क्राइटेरिया डाला है वो है रिलीजन। सो अगर हम 3 क्राइटेरियाज के बेस पे अपने टेबल को डिवाइड करें तो उसकी कुछ शक्ल इस तरह से निकलेगी। ये देखें, ये इसी तरह हमने जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया कि एक क्राइटेरिया जो कि वेजेस है उसको हमने यूँ कॉलम में लिख लिया, उसके जो फर्दर सब डिविजन्स हैं उनको हमने इस तरह से कॉलम में लिख लिया, फर्स्ट कॉलम में। ओके, अब यहाँ पे जो पहला क्राइटेरिया था स्किल्ड एंड अनस्किल्ड का, उसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। देखें, स्किल्ड और दूसरा है अनस्किल्ड। अब फर्दर जो थर्ड क्राइटेरिया है उसको भी हमने लेके आना है, तो स्किल्ड के अंदर भी दोनों ऑप्शन हम डालेंगे, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, क्योंकि जो हमने रिलीजन यहाँ पे डिफाइन किया है, क्राइटेरिया रखा है, वो मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम पे रखा है इस एग्जाम्पल में। तो हमने उसको फर्दर दोनों जो क्राइटेरिया थे वो स्किल्ड के अंदर हमने उसकी सब डिविजन्स में डाल दिए और यहाँ इसका सब टोटल आ गया। इसी तरह अनस्किल्ड की भी सब डिवीजन में मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम दोनों डाल दिया। अब आप देखें कि हमने किस तरह से अपने वर्कर्स को डिवाइड किया है इन तीनों क्राइटेरियाज को यूज़ करते हुए एट अ टाइम पे। अभी 35 वो लोग हैं जो कि सैलरी या वेजेस ले रहे हैं फ्रॉम 2000 टू 2100, और ये स्किल्ड भी हैं और ये मुस्लिम भी हैं। अब 5 वो लोग हैं जो कि वेजेस ले रहे हैं 2000 से 2100 तक, और ये स्किल्ड भी हैं बट ये नॉन मुस्लिम है। तो इनका जो टोटल हो गया वो क्या हो गया, 40। ओके, अब यहाँ पे आप देखें 27 वो वर्कर्स हैं जो कि इसी ग्रुप में वेजेस ले रहे हैं, बट वो अनस्किल्ड हैं और वो मुस्लिम हैं। 3 वो लोग हैं जो कि इसी ग्रुप में वेजेस ले रहे हैं, अनस्किल्ड हैं और वो नॉन मुस्लिम हैं। तो इस डिवीज़न का जो टोटल आ गया 27 प्लस 3 क्या आ गया जी, 30। इसी तरह जो हमारी सेकेंड जो यहाँ पे है ये यहाँ पे जो हमारी कैटेगरी है उसमें आप देखें कि यहाँ पे आ रहा है 70। इसका मतलब है कि 70 वर्कर्स वो हैं जो कि 2100 टू 2200 ले रहे हैं वेजेस, वो स्किल्ड भी हैं और वो मुस्लिम भी हैं। 10 वो लोग हैं जो कि इसी ग्रुप में वेजेस ले रहे हैं, स्किल्ड हैं और नॉन मुस्लिम है, एंड सो ऑन। इस तरह हमने अपने जो पूरा का पूरा डाटा है उसको 3 क्राइटेरियाज पे डिवाइड कर दिया है। अब आप देखें कि यहाँ पे ये सारा जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 600 का, सही, और यहाँ पे जो पूरा का पूरा टोटल आ रहा है अनस्किल्ड का वो 400 का है। तमाम के तमाम जो स्किल्ड लोग थे वो 600 आ रहे हैं, जितने अनस्किल्ड थे वो 400 आ रहे हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसी तरह जो हमारे वेजेस की डिवीज़न है वो भी ग्रैंड टोटल में वही आ रही है जैसे कि वो पहले थी, और यहाँ पे सारे की सारी अगर हम ऐड कर दें रोज़ एंड कॉलम्स तो वो आ जाएगा 1000। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, देन टेबुलेशन, अब है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि आप डाटा को अरेंज करते हैं और वो करते हैं आप अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। तो आप किसी भी वेरिएबल की बेस पे, किसी वेरिएबल की वैल्यूज़ की बेस पे अपने डाटा को जब अरेंज करते हैं तो वो कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन। The organization of a set of data in a table showing the distribution of the data into classes or groups together with the number of observations in each class or group is called a frequency distribution.
तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके साथ हम उसकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को भी लिखते हैं। सही, हम अपने डाटा को क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसके साथ हम उसकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास, हर क्लास में कितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी जब हम लिखते हैं तो वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस falling in a particular group or class is called class frequency or frequency and is denoted by this small f. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि हमने अपने डाटा को जब ऑर्गेनाइज किया है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की है क्लासेस या ग्रुप में, और उसके साथ हम हर क्लास की या हर ग्रुप की जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को भी साथ साथ बताते हैं कि किस ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, किस क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। तो ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और किसी भी क्लास में जो उसके हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन बता रहे होते हैं वो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कहलाती है और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। The data presented in the form of frequency distribution are called group data, while the data in the original form are referred to as ungrouped data. So एक ऐसा डाटा कि जिसको आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में अरेंज या प्रेजेंट कर देते हैं वो डाटा कहलाता है ग्रुप डाटा, और उससे पहले वो कहलाता है अनग्रुप डाटा। यानी कि एक रॉ डाटा है जो हमारे पास आया है उसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। जब हम उसको अरेंज कर देते हैं क्लासेस में, ग्रुप्स में, और उसके साथ हम हर ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं जिसको कि हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी का नाम दिया है, हम फ्रीक्वेंसी भी बता देते हैं, तो वो कहलाता है, ऐसा डाटा ग्रुप डाटा कहलाता है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की भी दो टाइप्स हैं, एक है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The purpose of a frequency distribution is to produce a meaningful pattern for the overall distribution of the data from which conclusions can be drawn. So purpose तो हमारे पास यही है कि हम अपने डाटा को बेहतर तरह से मीनिंगफुल बना सकें, उसको अच्छा सा डिस्क्राइब कर सकें, उसको अच्छा सा रीड कर सकें, ताकि हम उसमें से बेहतर कंक्लूजन्स निकाल सकें। In terms of its construction, each class or group has lower and upper limits. Okay, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, और उसमें हमने ये बात की कि हम अपने डाटा को डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अब जब ये हम अपने डाटा को डिवाइड कर रहे हैं क्लासेस या ग्रुप में, तो हर क्लास में क्या क्या होगा? हर क्लास की अपर एंड लोअर लिमिट्स होंगी, हर क्लास की अपर एंड लोअर बाउंड्रीज होंगी, और हर क्लास की जो है वो इंटरवल या क्लास हाइट होगी। हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी क्लास हाइट होगी या क्लास इंटरवल होगा। और इसके अलावा हम बनाते हैं उसमें एक कॉलम विच इज़ मिड पॉइंट और क्लास मार्क। क्लास मार्क या मिड पॉइंट का भी एक कॉलम उसमें होता है। और ये की सारी चीज़ें हम किस तरह से बनाते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास लिमिट्स, जिसकी हमने बात की कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो भी क्लासेस बनती हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बनती हैं, उसमें क्लासेस की लिमिट्स होती हैं। तो ये लिमिट्स क्या हैं? द क्लास लिमिट्स आर डिफाइंड एज द नंबर्स और द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब द क्लासेस. The smaller number is the lower class limit and the larger number is the upper class limit. Class limits should be well defined and there should be no overlapping. अच्छा, क्लास लिमिट्स क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आप लोगों की मैं क्लास का डाटा ले लेती हूँ और आप लोगों की क्लास का डाटा मैं ले रही हूँ मार्क्स का। आपके लास्ट सेमेस्टर में स्टैट्स के या मैथ्स के कह लें, मैथ्स अगर आपने पढ़ा है तो आपके मैथ्स के सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, आपकी पूरी क्लास का मैंने डाटा ले लिया। अब मैं उसको जब ग्रुप्स में या क्लासेस में डिवाइड करूँगी
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मार्क्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 20 से और मैक्सिमम मार्क्स हैं 95 और इसके बीच में सारे मार्क्स हैं। तो क्लासेस जब मैं बनाऊंगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहली क्लास बनाई 20 to 30। पहली जो मैंने क्लास या ग्रुप बनाया आपके जो मार्क्स के डाटा के लिए या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो है 20 to 30, यानी कि मैंने जो ग्रुप बनाया है वो ये कह रहा है कि 20 से लेके 30 तक के मार्क्स जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, 20 से लेके 30 तक मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट आते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 हो जाएगी और क्लास लिमिट्स जो हैं उसमें हो जाएंगी 20 और 30। तो जो लोअर क्लास लिमिट है उसकी वो होगी 20 और अपर क्लास लिमिट होगी उसकी 30। तो ये कहलाती हैं क्लास लिमिट्स और वो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो मैं क्लास लिमिट बना रही हूँ, अब मैंने कहा कि 20 to 30, 20 से लेके 30 तक मार्क्स कितने लोगों के, मैंने कह दिया कि वो 2 लोग हैं सिर्फ। अब अगली मैं क्लास बना रही हूँ वो है जी 30 से लेके 40 तक। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, कैसे? क्योंकि हमने तो कहा है कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अब 30 मार्क्स जिन स्टूडेंट के हैं, हो सकते हैं 30 मार्क्स फॉर एग्ज़ाम्पल 2 स्टूडेंट्स के हों, तो अब मैं उनको फर्स्ट क्लास में डालूं या सेकंड क्लास में डालूं, 20 to 30 में उनको काउंट करूं या 30 to 40 में काउंट करूं? ये तो एक प्रॉब्लम आ गया ना। और ये प्रॉब्लम किस वजह से आया है? ये आया है ओवरलैपिंग की वजह से, कि जब हमने क्लास लिमिट्स को डिफ़ाइन करना है तो वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। एक क्लास जहाँ ख़त्म हो रही है अगली क्लास उससे अगले नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए था कि मैं अगर बना रही हूँ तो मैं यूँ बनाऊँ कि 20 to 29, 20 to 29 तक मार्क्स जितने लोगों के हैं वो एक ग्रुप बन गया। उसके बाद अगला नंबर क्या है 29 से 30, तो 30 to 39 मार्क्स जितने लोगों के हैं 40 to 49 एंड सो ऑन। अब इस तरह आप देखें कि बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। जितने लोगों के मार्क्स 20 से 29 तक हैं वो अलग ग्रुप में आ जाएंगे। फिर अगला है 30 to 39, अब कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। पहले तो हो रही थी ना कि 30 मैंने 2 ग्रुप्स में डाल दिया था, 20 to 30 और अगला 30 to 40। अब 30 जिसके मार्क्स हैं उसको किस ग्रुप में आप डालें, ये प्रॉब्लम आ गया था। सो ये कहलाती है ओवरलैपिंग और ये क्लास लिमिट्स में नहीं होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है क्लास बाउंड्रीज। सो क्लास बाउंड्रीज आर हाफ वे पॉइंट्स that separate the classes. The lower class boundary of a given class is obtained by averaging the upper limit of the previous class and the lower limit of the given class or boundaries may also find by adding a same number in upper class limit and subtracting from lower class limit. अच्छा, क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं ये इस वक्त हो सकता है आपको बहुत अच्छी तरह ना समझ में आ रहा हो, बट आगे स्लाइड्स में जाके हम जब इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ पे आपको ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि ये क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। बेसिकली ये क्लास लिमिट्स की तरह ही हैं, जैसे कि क्लास लिमिट्स मैंने आपको एक्सप्लेन की कि 20 to 29। अब इसमें लोअर क्लास लिमिट है 20 और अपर क्लास लिमिट है 29। इसी तरह क्लास बाउंड्रीज़ में भी लोअर क्लास बाउंड्री होती है और अपर क्लास बाउंड्री होती है, बट इसमें और क्लास लिमिट्स में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क इसमें ये होता है कि क्लास लिमिट जहाँ पे ख़त्म होती है, आपकी एक क्लास की लिमिट जहाँ पे ख़त्म हो रही है जिस नंबर पे, तो अगली क्लास उससे अगले नंबर से स्टार्ट होगी। बट क्लास बाउंड्री में ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लास बाउंड्री में क्या फ़र्क होता है कि आपकी एक क्लास जहाँ पे एंड हो रही है, आपकी एक क्लास बाउंड्री जहाँ पे एंड हो रही है, अगली क्लास की बाउंड्री वहीं से स्टार्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 to 30 ये एक क्लास बाउंड्री मैंने बना रही हूँ जिसमें मैं कह रही हूँ कि पहली क्लास मैंने बनाई है 20 to 30। अब ये कहाँ पे एंड हो रही है? क्लास 30 पे। तो इसकी अगली जो क्लास होगी वो 30 से स्टार्ट होगी, अगले नंबर से स्टार्ट नहीं होगी।
अगर आपने अगले नंबर से स्टार्ट कर ली तो वो क्लास लिमिट बन जाएगी। क्लास बाउंड्री के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसको वहीं से स्टार्ट करें। सो पहली क्लास अगर 20 to 30 है तो सेकंड क्लास हो जाएगी 30 to 40, अगली क्लास हो जाएगी 40 to 50, देन नेक्स्ट 50 to 60 एंड सो ऑन। सो क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज़ में फ़र्क ये है, एक ये बहुत मेजर फ़र्क है कि क्लास लिमिट्स में गैप्स होते हैं, यानी कि एक क्लास जहाँ एंड हो रही है उसकी अगली क्लास उससे अगले नंबर से स्टार्ट हो रही है, और क्लास बाउंड्री में बिल्कुल एडजेसेंट होती हैं, वो साथ साथ चलती हैं। और इसके अलावा ये क्लास बाउंड्रीज़ को हम बनाते किस तरह से हैं ये हम एग्जांपल में सीख लेंगे। इसका फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया गया है आपको इस डेफिनेशन के साथ ही। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास मार्क और मिड पॉइंट इज़ द एवरेज ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द क्लास लिमिट्स फॉर अ गिवन क्लास। क्लास मार्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट और सेंट्रल वैल्यू। सो क्लास मार्क या सेंट्रल वैल्यू क्या होती है और इसको हम फाइंड किस तरह करते हैं। आपकी क्लास लिमिट्स में जो दो वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 20 to 29 पहली क्लास लिमिट्स मैंने बनाई हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ का जब आप एवरेज ले लेंगे किस तरह 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, अब ये जो एक वैल्यू आएगी आपके पास ये कहलाएगी क्लास मार्क या मिड पॉइंट या सेंट्रल वैल्यू। इसका एक कॉलम हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिया जा रहा है मिड पॉइंट फाइंड करने का, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। तो हर क्लास के लिए अलग अलग क्लास मार्क या मिड पॉइंट फाइंड किया जाएगा और उसमें यूज़ होगी उसी क्लास की लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, और जो भी वैल्यू आएगी वो उस क्लास का मिड पॉइंट होगा। नेक्स्ट है क्लास इंटरवल या इसको क्लास हाइट भी कहा जाता है। refers to the numerical width of any class in a particular distribution. It is defined as the difference between the two consecutive upper class limits or the two consecutive lower class limits. Okay, class interval या class height क्या है? जो है ये numerical width of any class भी कहलाती है। दोनों क्लासेस की आप अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस ले लें या उन दोनों की लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस ले लें, वो कहलाएगी क्लास हाइट। और ये भी आपको ज़्यादा अच्छी तरह तब समझ में आएगा जब हम अभी आगे जाके एग्जाम्पल को करेंगे। सो क्लास इंटरवल का फॉर्मूला हमारे पास ये है। क्लास इंटरवल किस तरह से फाइंड किया जाता है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। ओके, नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हमने कंस्ट्रक्ट करना है तो कुछ स्टेप्स को हमने फॉलो करना होता है। अगर आप इस स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा और इसको याद रखना भी आसान हो जाएगा कि किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप डाटा को अरेंज कर लें, असेंडिंग में कर लें या डिसेंडिंग में भी आप कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में आपने उसमें से फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम XM से डिनोट करते हैं। थर्ड स्टेप पे आपने फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू, जिसको हम X0 से डिनोट करते हैं। आपके डाटा की सबसे जो छोटी वैल्यू है वो X0 होगी और सबसे बड़ी वैल्यू XM होगी। फोर्थ स्टेप पे हमने फाइंड करनी है रेंज और उसका फॉर्मूला है XM यानी कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम, और ये करके आप रेंज फाइंड कर लेंगे। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास, हमने फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब हमने क्लासेस फाइंड करनी है, यानी कि हमारे पास जो भी डाटा है उस डाटा को हमने कितने ग्रुप्स या कितनी क्लासेस में डिवाइड करना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है और वो ये फॉर्मूला है K which is equals to 1 plus 3.3 log of n, कैपिटल N, वेयर कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, यानी आपके पास डाटा में जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो n होती हैं। और ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज़ करके ये K नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएंगी हमारे पास।
ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फाइंड द क्लास इंटरवल और क्लास हाइट। अब अगले स्टेप में हमने क्लास इंटरवल या क्लास हाइट फाइंड करना होता है और उसका फॉर्मूला ये है R डिवाइडेड बाय K, यानी कि रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो इस तरह हमारे पास क्लास हाइट आ जाएगी। 7th स्टेप पे हमने इंटरवल्स बनाने हैं और इफ़ जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने अपने डाटा को, उन ऑब्जर्वेशंस को हमने अपनी टेबल में लेके आना है यूजिंग टैली एंड काउंट द ऑब्जर्वेशन अंडर ईच इंटरवल। सो टैली मेथड हम यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस को काउंट करेंगे और अपने हर इंटरवल में उसको लिख देंगे। एग्जाम्पल है, make a group frequency distribution from the following data relating to the weight recorded to the nearest grams of 60 apples picked out at random from a consignment। So यहाँ पे हमारे पास जो डाटा दिया जा रहा है ये एक अनग्रुप डाटा है और ये अनग्रुप डाटा की शक्ल होती है। कभी वो इस तरह से भी लिखा जाता है कि यहाँ पे हमने स्पेस दी हुई है और इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू स्पेस दी नेक्स्ट वैल्यू, या आप इसको देखेंगे क्वेश्चंस में कि ये कॉमास के साथ भी सेपरेट होता है 106, 107 एंड सो ऑन। तो ये शक्ल है अनग्रुप डाटा की। ये अनग्रुप डाटा किसका है? 60 एप्पल्स के वेट का है। 60 एप्पल्स को लिया और उसमें से हर एप्पल का वेट किया है और वो वेट का यूनिट है ग्राम्स। सो यहाँ पे हमारे पास ये डाटा आ गया। इस डाटा की हमने बनानी है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेप्स हमें मालूम है। उन स्टेप्स को हम 1 बाय 1 फॉलो करेंगे और इस अनग्रुप डाटा को हम ग्रुप डाटा की फॉर्म में लेके आएंगे। सो यहाँ पे सॉल्यूशन है। सबसे पहला स्टेप था हमारा कि हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। सेकेंड स्टेप में हमने उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी और थर्ड स्टेप में हमने उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये सारे तीनों स्टेप जो हमने इकट्ठे ही यहाँ पे कर लिए हैं और डाटा को या तो हमने अरेंज किया है या हमने अरेंज किए बगैर ही उसको एग्जामिन किया, उसको स्कैन किया और हमने देखा कि उसकी जो मैक्सिमम उसमें वैल्यू क्या है वो आई है 204 और मिनिमम वैल्यू उसमें आई है 68। नेक्स्ट स्टेप पे हमने फाइंड करनी होती है रेंज और रेंज का फॉर्मूला है ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम और 204 माइनस 68 हमारे पास आ गया 136 ग्राम। नेक्स्ट स्टेप में हमने फाइंड करनी है अपनी नंबर ऑफ़ क्लासेस, यानी कि हम अपने इस डाटा को कितने ग्रुप्स में या कितनी क्लासेस में डिवाइड करें वो हमने देखना है और उसका फॉर्मूला हमें पता है, वो है 1 + 3.3 log of n और यहाँ पे n नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 60 हैं। तो फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी 60 की और आंसर आया हमारे पास 6.87 और इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं 7 पे। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी ये के नंबर ऑफ़ क्लासेस आप फाइंड कर रहे होंगे आपके पास यहाँ पे वैल्यू जब डेसिमल से आगे चला जाएगा तो आपने उसको नेक्स्ट वैल्यू पे राउंड ऑफ करना है। अभी तो ये 6.87 था तो मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक भी ये 7 पे ही राउंड ऑफ होता है, बट अगर ये 6.1 होता, ये 6.2 होता तो भी हम इसको 7 पे ही राउंड ऑफ करते। यहाँ पे मैथमेटिकल रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे आपने इस बात को याद रखना है कि अगर यहाँ पे आपका कोई भी डिजिट होल नंबर में आ रहा है या इंटीजर है तो ठीक है, लेकिन अगर वो डेसिमल में है और डेसिमल आपका चला गया आगे यानी 0.1 0.2 पे भी चला गया या उससे भी आगे, तो आपने उसको अपनी नेक्स्ट वैल्यू पे जो कि यहाँ पे 7 बन रही है उसी पे आपने उसको राउंड ऑफ करना है और वही वैल्यू आपने राउंड ऑफ वाली यूज़ करनी है थ्रू आउट। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास हमें क्लास हाइट फाइंड करनी होती है, उसका फॉर्मूला है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो रेंज आई थी हमारे पास 136 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस 7 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 19.47 और अगेन इसको भी हम राउंड ऑफ कर रहे हैं टू 20। और ये हाइट के लिए और नंबर ऑफ़ क्लासेस, इन दो चीज़ों के लिए आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपने इसको हमेशा राउंड ऑफ करना है टू द नेक्स्ट वैल्यू, टू द नेक्स्ट इंटीजर। जैसे यहाँ पे हमने इसको राउंड ऑफ किया टू 7 तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे टू 20। अगर ये 19.1 भी होता तो भी हम इसको राउंड ऑफ करते टू 20 और ये आपने हमेशा याद रखना है। Thus to facilitate the numerical work we take h is equals to 20, that is the next integral value higher than this।
ओके जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास हमने उसी अनग्रुप डाटा को इस ग्रुप डाटा की फॉर्म में चेंज किया है और हमने किस तरह से क्लासेस और क्लास लिमिट्स और बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स बनाए हैं, ये अभी हम यहाँ सीखेंगे। सो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो हमने चीज़ फाइंड की थी वो थी रेंज, और रेंज के बाद हमने फाइंड की थी नंबर ऑफ़ क्लासेस। सो नंबर ऑफ़ क्लासेस आप देखेंगे हमारे पास इसके लिए 7 आई थी। तो 7 का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ग्रुप्स या ये जो क्लासेस बन रही हैं ये 7 होंगी। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है क्लासेस हैं या ग्रुप्स हैं, ये हमारे पास 7 बनेंगे। सो इसको हमने स्टार्ट किया है किस वैल्यू से, जो हमारे पास मिनिमम ऑब्जर्वेशन थी वो 65 नहीं थी, मिनिमम ऑब्जर्वेशन हमारी मेरे ख्याल है 68 थी। लेकिन हम इसको चाहें तो 68 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहें तो हम इसमें थोड़ा सा पीछे जाके, जैसे कि हम 68 से 65 पे चले गए और यहाँ 65 से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ये हमारी मर्ज़ी पे होता है कि हम किस तरह से अपनी क्लासेस को बनाने में कन्वीनियंट या इजी फील करें। सो यहाँ पे हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट की हैं 65 से। अब आपने देखना है कि जो हमारे पास क्लास हाइट आई है या क्लास इंटरवल आया है वो 20 का आया है। सो क्लास इंटरवल हमने रखना है 20 का, और क्लास इंटरवल क्या होता है, इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। ये लोअर क्लास लिमिट है ऑफ द फर्स्ट क्लास और ये लोअर क्लास लिमिट है ऑफ द सेकेंड क्लास। सो इन दोनों क्लासेस की जो लोअर क्लास लिमिट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो है हमारे पास क्लास हाइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 85 माइनस 65 क्या बन जाएगा 20, या क्लास हाइट को आप अपर क्लास लिमिट से भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखें अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास और ये अपर क्लास लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास। सो दिस माइनस दिस आप करें 104 माइनस 84 इज़ अगेन 20। इसी तरह आपकी हर क्लास में ये जो क्लास हाइट है यहाँ पे सेम आ रही है। आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, ये भी 20 है, सेकंड और थर्ड का ले लें, ये भी 20 है। 124 माइनस 104 इज़ अगेन 20, 124 का और ये 144 का डिफरेंस भी 20 है। और इसी तरह अगर आप लोअर क्लास से चेक करना चाहती हैं तो 65 टू 85 भी 20 का डिफरेंस है, यानी कि क्लास हाइट या क्लास इंटरवल 20 है। 85 टू 105 भी 20 का डिफरेंस है, 105 टू 125 एंड सो ऑन, और आखिरी 165 टू 185 भी 20 के डिफरेंस का हाइट है यहाँ पे। सो यूँ हमें पता चल गया कि हमने हमारे पास क्योंकि के जो है 7 आई थी तो ये क्लासेस हमारे पास कितनी बनेंगी, 7 बनेंगी। स्टार्ट हमने कहाँ से करना है वो हम अपनी मिनिमम वैल्यू से भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा पीछे भी आ सकते हैं। तो इस यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे है, 65 से स्टार्ट किया, और यहाँ पे क्योंकि हमने 65 लिखा है तो अब हम यहाँ पे क्या लिखें कि इसका डिफरेंस जो है या इसकी जो हाइट है वो 20 बन जाए। सो यूँ हमने फाइंड कर ली अपनी हाइट। सो अब यहाँ पे देखें कि हमने कहा कि हमने सबसे पहली वैल्यू या जो हमारे पास ये दो लिमिट्स आई हैं, अब देखेंगे हमारे पास फर्स्ट क्लास है या फर्स्ट ग्रुप है, और इसकी जो पहली वैल्यू है ये है लोअर क्लास लिमिट और सेकंड वैल्यू है अपर क्लास लिमिट। सो ये हम बना रहे हैं क्लासेस, और ये क्लासेस होती हैं क्लास लिमिट्स। जो हम सबसे पहले बनाते हैं ये हैं क्लास लिमिट्स। सो यहाँ पे हमने कहा कि हमने ले लिया 65 को, 65 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि नेक्स्ट जो है हमारे पास 20 का गैप आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट होगी वो होगी 85, ताकि 20 की हाइट बन जाए या 20 का डिफरेंस आ जाए। और यहाँ पे जो हम इसकी अपर क्लास लिमिट पे लिखेंगे वैल्यू, वो एक नंबर इससे पीछे होना चाहिए। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है कि क्लास लिमिट्स में गैप होता है। पहली क्लास आपकी जहाँ एंड करती है अगली क्लास उससे अगले नंबर से स्टार्ट होती है। सो यहाँ अगर 85 है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 84। सो इसी तरह अगर यहाँ पे 84 है तो यहाँ पे आ जाएगा 104, क्योंकि ज़रा यहाँ पे भी 20 का हमने डिफरेंस रखना है। इसी तरह यहाँ पे 104 है तो यहाँ पे 105 आएगा और 105 आएगा, और नेक्स्ट हमारे पास 125, 145, 165 एंड 185। और इसी तरह हमारे पास हम देख लेंगे कि यहाँ पे 104 है तो यहाँ 105 है तो यहाँ 104, यहाँ 125 है तो यहाँ 124, यहाँ 145 है तो 144 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने अपनी क्लास लिमिट्स बना ली। ये पहली है हमारे पास फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट,
और ये है फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट, ये है सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट, और ये सेकंड क्लास की अपर क्लास लिमिट एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमने जो क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, क्लास बाउंड्री हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला जो है आपको पीछे एक्सप्लेन किया गया है, बट अभी आपको ये बहुत अच्छी तरह यहाँ पे समझ में आएगा। ये जो हमारे पास अपर क्लास लिमिट है और इसकी नेक्स्ट क्लास की जो ये लोअर क्लास लिमिट है, इनका हमने ले लेना है डिफरेंस। सो 85 माइनस 84, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है 1। इस 1 को हमने डिवाइड करना है 2 पे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। अब ये जो 0.5 है, इसको हमने जब हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, इस 0.5 को हमने यूज़ करना है हर क्लास बाउंड्री के लिए। इस 0.5 को आपने जब फर्स्ट क्लास के लिए आप कर रहे हैं तो इसकी लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करना है। 65 माइनस 0.5, तो वो क्या बन जाएगा 64.5। और इसी 0.5 को आपने इस क्लास की अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है। सो 84 प्लस 0.5, तो ये बन गया 84.5। इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास और तमाम की तमाम क्लासेस के साथ यही करेंगे, यही प्रोसीजर, और हमारे पास क्लास बाउंड्री का पूरा कॉलम आ जाएगा। इसी 0.5 को आप नेक्स्ट क्लास की जो लोअर बाउंड्री है, लोअर क्लास लिमिट में वो 0.5 को हम माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में हम उसको ऐड करेंगे, और ये हम अपनी हर क्लास में ऐसे ही करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास के लिए 85 माइनस 0.5 84.5 और 104 प्लस 0.5, ये हो गया 104.5। इसी तरह नेक्स्ट क्लास के लिए 105 है, तो लोअर क्लास लिमिट है, इसमें से हमने माइनस करना है 105 माइनस 0.5, तो ये आ गया 104.5, और 124 प्लस 0.5, तो ये बन गया 124.5 एंड सो ऑन। तो ये पूरा का पूरा कॉलम हमारे पास बन गया क्लास बाउंड्रीज का। और ये जो डिफरेंस है ये हमने यहाँ से लेना होता है। कभी ये डिफरेंस 1 का आता है, मोस्टली 1 का आता है, एंड समटाइम्स ये डिफरेंस 2 का भी होता है। सो जो भी डिफरेंस आ रहा है आपने उसको डिवाइड करना है 2 पे, और फिर लोअर क्लास लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर में ऐड करना है। अब आप देखें क्लास बाउंड्रीज का क्या पैटर्न बन रहा है। ये देखें, फर्स्ट क्लास बाउंड्री एंड हो रही है 84.5 पे और सेकंड वाली स्टार्ट हो रही है 84.5 से, यानी जहाँ ये एंड हो रही है अगली वाली वहीं से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह ये 104 पे एंड हो रही है और नेक्स्ट वाली 104 से स्टार्ट हो रही है। तो क्लास लिमिट्स में और क्लास बाउंड्रीज में ये फ़र्क होता है कि इसमें गैप होता है, इसकी वैल्यू जहाँ ख़त्म हो रही है नेक्स्ट उससे अगली से स्टार्ट हो रही है, और क्लास बाउंड्री में ये बिल्कुल सेम होते हैं डायगनली, ये जहाँ एंड है ये वहीं से स्टार्ट, ये 104 104.5 124 124.5। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। वो क्या है कि क्लास लिमिट्स को आपने उसका मिड पॉइंट निकालना होता है। ऐड करेंगे हम लोअर को प्लस अपर को डिवाइड बाई 2, 65 प्लस 84 डिवाइड बाई 2, और वो आ गया आपके पास 74.5। देन 85 प्लस 104 डिवाइड बाई 2 94.5 एंड सो ऑन। तो ये आ गया आपके पास मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क्स का फॉर्मूला। अब हमने क्या करना है कि अपने डाटा को एंटर करना है इन ग्रुप्स में। और टेली मार्क या टेली मेथड क्या है कि आपके पास जो जो ऑब्जर्वेशन जिस ऑर्डर से है आपके पास, उसको एक एक करके आप पढ़ें, आप देखें क्या क्या है, और एक एक करके आपने यहाँ पे बार्स लगाने हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त डाटा इस स्लाइड पे हमारे सामने नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल जो पहली वैल्यू है हमारे पास वो 107 है, 107 पहली वैल्यू है। तो मैं ढूंढूंगी कि 107 का वेट कौन से ग्रुप में आता है, तो वो मुझे लगा कि हाँ जी इस ग्रुप में आएगा। 105 से लेके 124 तक, 105 से लेके 124 के दरमियान में आता है 107। सो 107 वो वैल्यू है जो कि इस ग्रुप में आएगी। तो मैं यहाँ पे इस तरह का एक बार लगा दूँगी। फिर डाटा में मैं सर्च करूँगी कोई और वैल्यू, फॉर एग्जांपल आगे जो इसी ग्रुप में है उसमें मैंने एक और बार लगा दिया, थर्ड बार लगा दिया, एंड देन चौथी वैल्यू मिली इसी ग्रुप की तो चौथा बार लगा दिया। और जब हम पांचवा लगाएंगे, यानी अब आपको कोई पांचवी ऐसी वैल्यू मिली है जो कि इसी ग्रुप में आ रही है,
तब पांचवें के लिए आप एक स्ट्रेट बार नहीं लगाते, फिर हम हॉरिजॉन्टल लगाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। तो इस तरह ये 5 का एक पैक बन जाता है। ये टैली मेथड है, टैली मार्क इसको इसी मेथड से यूज़ करते हैं। आप फर्स्ट की लाइन लगाएंगे, सेकंड की लाइन, थर्ड की लाइन, फोर्थ की और फिफ्थ की डायगोनल, बस। फिर इसके बाद अगर कोई और वैल्यू है जो कि इसी ग्रुप में आ रही है आपके पास, तो आप दोबारा से एक लाइन लगाएंगे। कोई और वैल्यू आई, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, और पांचवी में फिर आपने ऐसे कर दिया, इसको डायगोनल कर दिया। अब हमारे पास जितना भी डाटा है इस वक्त आपके पास मौजूद है, ओके, जो हमारे पास डाटा है इस वक्त इस एग्जाम्पल में, उसमें पहली वैल्यू है 10। ओके, सो अब हम देखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसको हम टैली मार्क्स के ज़रिए किस तरह से यहाँ पे इस टेबल में ऐड करेंगे। सबसे पहली वैल्यू जो हमें डाटा में गिवन है वो है 106। तो अब आप देखें कि 106 कौन से ग्रुप में आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है। 105 से लेके 124 के दरमियान में 106 आएगा। सो हम यहाँ पे टैली मार्क में एक लाइन या एक बार लगा देंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 107। तो 107 भी इसी ग्रुप में आ रहा है और हमने इसमें सेकंड लाइन लगा दी। इस वक्त जो मैंने डाटा खोला हुआ है, जो मेरे पास इस क्वेश्चन का डाटा है, वो मैं स्लाइड से नहीं देख रही, वो मैंने जिस बुक से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया है मैं उस बुक से देख रही हूँ, और उसमें मैं रो वाइज फर्स्ट रो को फॉलो कर रही हूँ इस वक्त, और उसमें यही पैटर्न चल रहा है डाटा का। सो सेकंड वैल्यू 107 थी, वो भी इस ग्रुप में आ गई, तो एक और बार लगा दी हमने। थर्ड वैल्यू है 76। 76 आएगी कौन से ग्रुप में, इस ग्रुप में नहीं, इस ग्रुप में। 65 to 84 के ग्रुप में हमारे पास 76 की वैल्यू आएगी, तो मैंने यहाँ पे एक बार लगा दिया। फॉर एग्जांपल कोई और वैल्यू यहाँ आएगी, सेकंड लगा दिया। कोई और वैल्यू जिस ग्रुप में आ रही है, थर्ड, फोर्थ, और अगर फिफ्थ वैल्यू भी कोई आई है इस ग्रुप में तो हम ये हॉरिजॉन्टल लगाएंगे। उसके बाद सिक्स्थ वैल्यू अगर कोई आ रही है तो हम अलग से एक बार लगाएंगे, सेवन्थ में अलग से, एंड सो ऑन। और इसके बाद हम जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे यहाँ से काउंट करके। अब आप देखें ये पैक ऑफ 5 है, तो हमें पता है ये 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हमने 9 फ्रीक्वेंसी लिख दी। ये 10, 5 5 के 2 पैक्स हैं, तो ये हो गया जी 10, और ये 5, 10, 15, 16, 17 एंड सो ऑन। तो इस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया, और ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम है यहाँ पे जो कि 60 आना चाहिए, विच इज़ इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? A cumulative frequency distribution is the sum of the class and all the classes below it in a frequency distribution. All that means is you are adding up a value and all of the value that came before it. So frequency distribution आपको पता है कि वो क्या होती है। वो ऐसा कॉलम होता है कि जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगेंस्ट अ सर्टेन क्लास शो हो रही होती है। ये तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं प्लस उससे पिछली जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको ऐड करके लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल ये कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, और अगर हमने इसके अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है तो आप देखेंगे फर्स्ट क्लास में क्या फ्रीक्वेंसी है 15, और इससे पीछे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो पहली तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 15। अब सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10 और इससे पीछे कितनी है 15, तो यहाँ पे हम 10 प्लस 15 करके लिखेंगे विच इज़ 25। इसी तरह थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी है 16 और इससे पिछली कितनी है 25, तो हम 16 प्लस 25 करेंगे और यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और इसी तरह हम इसका पूरा का पूरा कॉलम। Relative frequency distribution. A relative frequency distribution shows the proportion of the total number of observations associated with each value or class of values and it's related to a probability distribution. So each class में जो भी frequency है उसकी proportion क्या है, ये जब हम एक कॉलम में शो करते हैं वो कहलाता है relative frequency distribution। और इसका फॉर्मूला है हमारे पास
रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू एफ आई, यानी किसी भी क्लास की फ्रिक्वेंसी अगर वो फर्स्ट क्लास की है तो F1 हो जाएगी, सेकंड की है तो F2, डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ का मतलब है कि टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी फ्रिक्वेंसी। आपने सारी की सारी जो आपकी फ्रिक्वेंसी का कॉलम है उसको ऐड कर दिया तो ये वो वाला नंबर है। दिस इज इक्वल टू एफ ओवर एन। जो ग्रुप डाटा होता है हमारे पास, ग्रुप डाटा में n इज इक्वल टू समेशन f होता है, यानी कि अगर आपके पास ग्रुप डाटा है और उस डाटा में क्वेश्चन में कहीं भी n की कोई वैल्यू दी गई है तो उसमें आप खुद ही से समझ जाएंगे n जो है वो समेशन f के इक्वल है। सो ग्रुप डाटा के लिए हमेशा हम समेशन f को यूज़ करते हैं और कहीं समेशन f को n भी लिखा हुआ होता है। अगर वो n भी लिखा हुआ हो तो वो समेशन f ही होता है। Fi इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ करस्पॉन्डिंग क्लास। किसी भी क्लास जिसके लिए आप रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं ये उस क्लास की फ्रिक्वेंसी है Fi। समेशन f इज द सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी, सम ऑफ द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि ये प्रोपोर्शन को शो कर रही होती है ये जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो आप रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम को जब भी ऐड करेंगे तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। सेकेंड है परसेंटेज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Percentage frequency distribution is a frequency distribution in which the individual class frequencies are expressed as the percentage of the total frequency equated to 100. So जिस तरह हमने पिछली में जो है फाइंड किया पिछली में हमने उसकी प्रोपोर्शन फाइंड की, तो इसी तरह अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम हर क्लास की फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज शो करते हैं कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी की जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी परसेंटेज है ऑफ द टोटल। और इसका फॉर्मूला ये है हमारे पास f डिवाइड बाई n इंटू 100। फ़र्क सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 का है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। सो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, f डिवाइड बाई समेशन f इंटू 100 या f डिवाइड बाई n। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल करते हैं फॉर द कंटिन्यूस केस। Obtain the cumulative, relative and percentage frequency of the distribution of weights of 60 apples. So ये वही example है which is continued for these topics also। और अब यहाँ पे हम उसमें find करेंगे cumulative, relative frequencies। Okay, अब ये वही डाटा है जो कि हमारे पास हम पहले भी हमारा चल रहा आ रहा है, जिस एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 60 एप्पल्स के वेट का डाटा था हमारे पास। उसमें हमने यूँ 7 क्लासेस बना ली थी, उसके अगेंस्ट हमने यूँ फ्रीक्वेंसीज लिख ली थी। अब हमने बनानी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप समझ चुके हैं वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी उस क्लास की प्लस उससे पिछली जितनी भी क्लासेस हैं उसकी। सो यहाँ पे फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि इससे पीछे तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। सेकेंड की है 10 तो इससे पीछे है 9 तो ये हो जाएगी 9 + 10 19। सेकेंड की थर्ड की है 17 तो 17 से पीछे 10 + 9 ये दोनों ऐड होंगी तो आगे 36। देन 10 में उससे पीछे की सारी ऐड होंगी। इसी तरह 5 में उसके पीछे की सारी ऐड, एंड ये फाइनली 5 है और उसके पीछे की सारी ऐड होंगी। और यहाँ पे ये जो नंबर आएगा ये दिस इज़ इक्वल टू समेशन f। ये देखें समेशन f का जो कॉलम है इसमें हमारे पास वैल्यू आ रही है 60 और इसकी भी जो आखिरी वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए 60। ये दोनों मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने बनानी थी जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अब आप देखें वो किस तरह से बनती है। किसी भी जिस फर्स्ट क्लास के लिए हम बना रहे हैं तो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 9, ये आ गया 9 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज़ 60, तो ये आ गया आंसर हमारे पास 0.15। इसका मतलब है कि इसकी जो प्रोपोर्शन है फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी की वो है 0.15। सेकेंड की फ्रीक्वेंसी है 10 तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 60 और ये आ गया 0.16667। थर्ड की है 17 तो ये आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 60 एंड सो ऑन। इसी तरह परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हम किस तरह फाइंड करेंगे, बिल्कुल उसी तरह, बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो ये आ गया 15%। सेकेंड आ गया 16.66 या 67%, 28.33% एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे कि इस वक्त जो डाटा हमारे सामने है इसकी एक ऐसी शक्ल निकल चुकी है कि अब ये डाटा अपने आप को डिस्क्राइब भी कर पा रहा है और हम इसको रीड भी कर सकते हैं और हम इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि
फ्रीक्वेंसी को अगर हम सिर्फ देखें फ्रीक्वेंसी के कॉलम को, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो ये वेट है 65 to 84 ग्राम्स, इसमें काफ़ी कम एप्पल्स हैं। इसी तरह जो मैक्सिमम वेट है 185 to 204, इसके दरमियान भी इसमें भी बहुत कम एप्पल्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो एप्पल्स की तादाद है उनका जो है वो है इस वेट में, इस ग्रुप में, जिनमें वेट है 105 to 124। इसी तरह अगर आप रिलेटिव या परसेंटेज में देखना चाहें तो परसेंटेज भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सी वेट के एप्पल्स में, वो है जी 105 से 124। इसी तरह अगर आप देखें कि जो मैक्सिमम वेट है उसमें बहुत कम एप्पल्स हैं। इसी तरह मिनिमम वेट में भी बहुत कम तादाद है एप्पल्स की, परसेंटेज बहुत कम है। अब ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है इसका सम आना चाहिए 1। इस पूरे कॉलम को जब आप सम करें तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, और जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है उसका कॉलम 100 आना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ 100 ही हमने डिवाइड किया तो इसका भी बस जो सम है वो 100 आना चाहिए। सेकेंड हमने पढ़ी थी वो थी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है और उसी से आपको समझाऊंगी मैं। जब हमारे पास डाटा डिस्क्रीट हो और डाटा की जो रेंज आए आपके पास वो कम हो बट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। अब आप देखें कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का टेबल तो बाद में बनेगा, बट आप ये देख सकते हैं कि इनमें या इस रॉ फॉर्म या ये जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पे ये अनग्रुप डाटा है या रॉ डाटा है, आप देख लें। इसमें मैंने आपको बताया था कि डाटा जो है वो कभी कभी कॉमा से भी शो किया जाता है, कभी सिर्फ स्पेस दे के, कभी जो है उसको हम रेक्टेंगुलर बार्स के अंदर शो कर देते हैं। तो ये सारी शक्लें हैं अनग्रुप डाटा की। तो यहाँ पे कॉमर्स के साथ सेपरेट किया गया डाटा को, और हम देख सकते हैं कि हर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी काफ़ी आ रही है, जो कि इस डाटा को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और फिर अगर आप इसकी रेंज चेक करें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। इसकी रेंज आ रही है 10 और इसकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन अगर हो तो फिर हम यूज़ करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। Okay, the following is the number of female employees in different branches of commercial banks. Make a frequency distribution. The involved variable is the number of female employees, which is a discrete variable. The largest and the smaller values of the data are 10 and 0 respectively. अब आप देखेंगे जो यहाँ पे वेरिएबल है वो है जी नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़, ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। और सेकेंडली हमारे पास रेंज जो है वो कम है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इस केस में हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे इसका, और इसको हम किस तरह से बनाते हैं, इसमें हम हर वैल्यू को, यानी आपके पास डाटा में 0 से लेकर 10 तक वैल्यू है, और जो वैल्यू यानी कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब उस हर वैल्यू को हम एक एक दफ़ा लिख लेंगे। ये 0 है, 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक, और ये जो है हमारे पास x की वैल्यू कहलाती है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। सेकेंड कॉलम में हम इनकी फ्रीक्वेंसी शो करेंगे, ठीक है। 0 कितनी दफ़ा आया आपके डाटा में, 2 दफ़ा आया। 1 कितनी दफ़ा आ रहा है डाटा में, 8 दफ़ा आ रहा है। 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 9 दफ़ा आ रहा है। तो इस तरह से जब ये टेबल बनता है ये कहलाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और आप चाहें तो इसमें एक और कॉलम पहले बना लें टेलीमार्क्स का, आप इसको पहले टेलीमार्क्स से यहाँ पे ऐड कर लें एक कॉलम को, और फिर उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लें, तो वो तरीका ज़्यादा आसान हो जाता है। या अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का भी बना सकते हैं, बट आप इसको एक दफ़ा काउंटर चेक ज़रूर कर लें कि आपका ये कॉलम सही बना है कि नहीं बना। अब आप देखें जैसे कि 2 है, 4 है, इसी तरह आप इसको जब टेलीमार्क्स करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 है तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे। सेकंड है 4 तो एक लाइन यहाँ लगी 4 की, ये मैं आपको टेलीमार्क्स का बता रही हूँ। अगर आप करें 6 है तो आप 6 के आगे एक लाइन लगा देंगे। 1 है तो अगेन 1 के आगे एक और लग जाएगी। जैसे भी आपने टेलीमार्क्स का पहले भी पढ़ा है तो उसी तरह आप इसको भी यूज़ करेंगे, और इस तरह आपका एक टेलीमार्क्स का कॉलम बन जाएगा, और उसके बाद आप उसमें से फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेंगे। तो यूँ आपकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।